आप सभी दोस्तों का मैं आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम आपकी स्टडी का लेसन नंबर 2 करेंगे, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। प्यारे बच्चों, जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में क्या मिलते हैं? गुड्स, प्रोडक्ट्स। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल मार्केट की। और कैपिटल मार्केट में क्या मिलते हैं? कैपिटल मार्केट में गुड्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। क्या इंस्ट्रूमेंट गुड्स होते हैं? हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट्स गुड्स होते हैं। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ो। तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज आर ट्रीटेड एज गुड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है कि शेयर्स गुड्स होते हैं। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मतलब क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स गुड्स होते हैं। तो किसी भी मार्केट में गुड्स मिलते हैं और कैपिटल मार्केट में क्या मिलते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। यानी आप किसी मार्केट को बिना गुड्स के, अगर मार्केट में कोई सामान नहीं मिलेगा, कोई सौदा नहीं मिलेगा, तो मार्केट काहे की? आपके शहर में कोई ना कोई देखो मार्केट होगी, कोई कपड़ा मार्केट होगी। कपड़ा मार्केट में क्या मिलता होगा? कपड़ा, है ना। एक जगह में जा रहा था तो वहां थी गुड़ मंडी। मैं कहा यहाँ पे क्या मिलता है? बोलते यहाँ गुड़ मिलता है, गुड़। ठीक है। तो एक जगह मैंने देखा कि लकड़ी की मार्केट है, लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है। एक जगह कपड़े मिलते हैं, कई जगह किताबें मिलती हैं। आपकी सिटी में देखो कोई कंप्यूटर मार्केट होगी। ठीक है, कंप्यूटर मार्केट। पहले मैं दिल्ली में रहता था तो दिल्ली में तो हर चीज़ की एक मार्केट होती है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट्स की। और कैपिटल मार्केट में जो सौदा होता है, जो प्रोडक्ट होता है या गुड्स होता है, वो क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज के इस लेसन में हम इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, शाबाश बेटा। आइए, ये लेसन आउटलाइन दिए रखी है यहाँ पर। इस लेसन का एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट हमने करना है। कुछ इस लेसन में कुछ पार्ट इस लेसन में हम नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंड ऑफ फंड्स हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, हेज फंड्स, ऑप्शंस, फ्यूचर, ये हम करेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं। जब हम स्टॉक मार्केट करेंगे तो वहाँ करेंगे। तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज हम करेंगे। ट्रैकिंग स्टॉक हम यहाँ करेंगे। आईडीआर के लिए अलग से चैप्टर है बेटा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, वहाँ करेंगे। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पर भी अलग से चैप्टर है। जीडीआर पे भी अलग से चैप्टर है। एंड डिफरेंट बॉन्ड्स एंड नोट्स, ये हम करेंगे। आप देख रहे हैं ना बेटा, ये लेसन ये क्या करेंगे बेटा? इस लेसन में मैं आपको क्या करवाऊंगा? इस लेसन में मैं वो पार्ट करवाऊंगा जिस पर स्पेसिफिक लेसन नहीं है। इस लेसन के अंदर जिन पार्ट्स के ऊपर स्पेसिफिक चैप्टर्स दिए हैं तो हम अपने टाइम को सेव करेंगे। तो रिपीटेशन ऑफ एक्शन नहीं करेंगे, यानी यहाँ भी पढ़ें और फिर वहाँ स्पेसिफिक भी पढ़ें, तो क्या लॉजिक हुआ? तो हम स्पेसिफिक चैप्टर्स में, इस पार्ट में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं तो उन्हें हम करेंगे। उन्हें हम कहाँ करेंगे? उन्हें हम उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को चैप्टर के स्पेसिफिक चैप्टर में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कहाँ तक करेंगे बेटा? हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, इक्विटी शेयर्स देखेंगे, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे, फुली कन्वर्टेबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विप्रेफ। देखो बेटा, इक्विप्रेफ ये जो है ना, इक्विप्रेफ, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल एक नया कंसेप्ट, ये एक नया बजवर्ड है, इक्विप्रेफ। क्या होता है बताऊंगा। इक्विप्रेफ क्या होता है बताऊंगा बेटा। डिवेंचर्स पढ़ेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर्स विद डिटैचेबल वारंट्स पढ़ेंगे, डुअल ऑप्शन वारंट पढ़ेंगे, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विद डेप्ट वारंट्स पढ़ेंगे, डेप्ट फॉर इक्विटी स्वैप पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड नोट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स और नोट्स भी हम पढ़ेंगे इसमें। आइए, ग्लोबल जीडीआर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जीडीआर पर अलग चैप्टर है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर है। आईडीआर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलग से चैप्टर है। ट्रैकिंग स्टॉक भी हम देखेंगे अलग से स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर में। ठीक है, ट्रैकिंग स्टॉक क्या होता है? ट्रैकिंग स्टॉक चलो बता दूंगा इस चैप्टर में मैं क्या होता है। ठीक है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज पढ़ेंगे, फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब बेटा, ये नीचे वाले जो पोर्शन है ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? एंड में पढ़ेंगे, जब हमारा चैप्टर
जब हमारे स्पेसिफिक चैप्टर शुरू होंगे। चलिए, अब कोई भी चैप्टर आप स्टडी मैट से पढ़ रहे हैं तो चैप्टर की शुरुआत में लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया है। आइए सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैं समझा दूं बेटा, एक एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा आपकी स्टडी मैट का, ठीक है। आप बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे बेटा। लास्ट जो चैप्टर्स आपके सेंटर्स में चल रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने क्लासेस सब्सक्राइब की हैं, तो आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है बेटा। बात यह है कि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, मेन बात यह है, ठीक है। स्मार्टनेस दिखानी है बेटा, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, ठीक है। स्मार्टनेस दिखानी है, ठीक है। आप अगर आपने, क्योंकि आप जो पर्सन आपको पढ़ा रहा है वो उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है बेटा, और सच बताऊं तो इतना एक्सपीरियंस है कि इतनी आपकी उम्र नहीं है। तो आप उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए और उस एक्सपीरियंस के अगेंस्ट काम ना करिए आप बेटा। आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। जो भी मैंने कहा वो आपको कितना भी लॉजिकल काम लगे, कितना भी बेकार काम लगे, आप उसे करिए, ठीक है। वो आपके बेनिफिट के लिए बताया गया है और उसका कोई ना कोई लॉजिक है। तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। टेस्ट आप देंगे जरूर। टेस्ट सीरीज अब आपकी लॉन्च करने वाला हूं। टेस्ट आप देंगे। टेस्ट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक इंग्लिश की कहावत सुनाता हूँ, एक अंग्रेजी की कहावत रात को मैंने पढ़ी एक बुक में, ठीक है। वो कहावत मैं आपको सुनाता हूँ। वो क्या है कहावत? प्रोफेशनल गोल्फर्स सेज, ठीक है। प्रोफेशनल गोल्फर्स मतलब गोल्फ खेलना जिनका प्रोफेशन है, हॉबी नहीं प्रोफेशन है। दो तरीके के लोग गोल्फ खेलते हैं, एक जिनका प्रोफेशन है और एक जिनकी हॉबी है। प्रोफेशनल गोल्फर सेज वी ट्राई टू विन एवरी डे, वी ट्राई टू विन एवरी डे जस्ट टू विन ऑन संडे। हम हर रोज जीतने की कोशिश करते हैं ताकि हम संडे को जीत पाए। संडे को क्या होता है भाई? संडे को पैसा दांव पे लगता है, ठीक है। तो हम हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ताकि हम संडे को अच्छा परफॉर्म कर पाए। संडे को क्या है? संडे मतलब क्या? एग्जाम्स, ठीक है। तो टेस्टों में अच्छा परफॉर्म करना है आपने, तो टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना है। क्यों? ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। चलिए आइए लर्निंग ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इनोवेशन हैज बीन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इनोवेशन हैज बीन अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है बेटा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इनोवेशन होता है बेटा। हर प्रोडक्ट में इनोवेशन होगा, चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे वो कारें हैं, चाहे वो स्कूटर हैं। आज से 15-20 साल पहले स्कूटर कैसे होते थे शायद आपने देखे होंगे, चाहे शायद आपके पापा के पास होगा बजाज का स्कूटर, वो भोंदा सा स्कूटर होता था बेटा। आजकल कैसे स्कूटर हैं? गियरलेस स्कूटर हैं, ठीक है। कैसे भागते हैं स्कूटर आज के? इनोवेशन। कारें देखो बेटा, पहले कारें कैसे होती थी, आजकल की कारें देखो कैसे होंगी, और फ्यूचर में देखो कारें कैसे होंगी। कल मैं एक यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, उसमें BMW 100 साल के बाद BMW किस तरह की होगी वो दिखाया गया उस वीडियो में, देखकर मजा आ गया। यानी इनोवेशन, इनोवेशन का यहाँ पे एक वर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब इन द न्यू, यानी न्यू। और इनोवेशन आप कैसे करते हैं? जब आप रिसर्च करते हैं, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे कारें हों, चाहे कपड़े हों, किसी भी प्रोडक्ट की आप बात करेंगे, हर प्रोडक्ट के अंदर क्या चाहिए होता है? इनोवेशन। तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान रख के, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। तो इस चीज़ के लिए बेटा कंटिन्यूस लगातार इनोवेशन करना पड़ता है, रिसर्च एंड एनालिसिस करने पड़ते हैं, और नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने पड़ते हैं, नए नए तरह के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आने पड़ते हैं। आज तक आप क्या सोचते थे कि शेयर सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? कि शेयर्स हो गए जी, डिबेंचर्स हो गए जी, डिपॉजिट हो गए। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ के पता चलेगा कि व्हाट डज इनोवेशन मीन्स इन दिस कंसेप्ट, ठीक है। इनोवेशन अब हम पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप सोचोगे, हैरान हो जाओगे, सर इतनी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हाँ जी सर, इतनी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट, volatility in prices, change in tax structure, and regulatory changes, etc., plays an important part in financial innovation.
जब फाइनेंशियल इनोवेशन की जाती है, जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की इनोवेशन की जाती है, तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है? फाइनेंशियल इनोवेशन क्यों की जाती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हों और वो अपना पैसा सेविंग्स को इन्वेस्ट करें। तो जब इनोवेशन की जाती है तो इनोवेशन किस चीज़ को ध्यान में रख के की जाती है? इंटरेस्ट रेट, फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट को ध्यान में, इंटरेस्ट रेट में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको ध्यान में रख के इनोवेशन की जाती है। वोलेटिलिटी इन प्राइसेस, प्राइसेस कितने वोलाटाइल हैं, यानी कितने चेंज होते हैं, कितनी स्पीड से ऊपर या नीचे होते हैं, इस फैक्टर को ध्यान में रख के, इस फैक्टर को ध्यान में रख के इनोवेशन की जाती है। चेंजेस इन टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्सेस में, टैक्सेशन में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या उसके फंडामेंटल उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, ठीक है, और रेगुलेटरी चेंजेस क्या क्या हुए, ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। जब हम नए नए तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का आविष्कार करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, ठीक है, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइंस द इनोवेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, शाबाश, एक पेज पर निकालिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स, लिखिए, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इनोवेशन। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आपने डिफरेंट क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि लिखना क्या है। ठीक है, शाबाश, लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए यहीं पर पेज पर, इसी पेज पर कहीं क्वेश्चन स्टार लगा के लिख लीजिए। अ वैरायटी, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस, which what are the factors which determine innovation in financial instruments। आइए हम आगे इस चैप्टर को लेकर चलेंगे, आगे इस चैप्टर को हम लेकर चलेंगे। In finance, innovation involves adapting and improvising on existing products and concepts। चाहे बेटा फाइनेंस की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, मैं तो कहता हूँ ये रूल तो हर जगह हर प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल होता है। कहता है फाइनेंस के केस में, फाइनेंस की फील्ड में, इनोवेशन इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। ठीक है, इनोवेशन का मतलब है आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो, इम्प्रोवाइज कर रहे हो यानी इम्प्रूव कर रहे हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और कंसेप्ट्स। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, हम उसी में इम्प्रूव करते हैं। एडवांसेस emerges initially as either products such as derivatives, high yield corporate bonds and mortgage backed securities। ठीक है, advances emerge initially as their products। ठीक है, और जो भी चेंजेस होते हैं, एडवांसेस का मतलब जो भी हम एग्जिस्टिंग पोजीशन से जब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो उसे बोल रहे हैं एडवांसेस। एडवांसेस emerge initially as either products such as derivatives, और जब हम एडवांस करते हैं तो नए नए प्रोडक्ट एमर्ज होते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं। देखिए, पहले इनिशियली हमने क्या सीखा था कि शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं। लेकिन जब हमने शेयर्स, डिवेंचर और डिपॉजिट्स की पोजीशन से एडवांस किया, एडवांसेस इमर्ज इनिशियली एज आइदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है, जब हम एडवांस करेंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशन से एडवांस करेंगे, या तो हम नए प्रोडक्ट्स बनाकर बैठ जाएंगे, और नए प्रोडक्ट्स हम क्या बना दिए, हमने डेरिवेटिव्स बना दिए। समझाऊंगा बेटा आगे क्या होते हैं डेरिवेटिव्स। हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड बना दिए और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज बना दी। और प्रोसेस, जब हम एडवांस करेंगे या हम नई प्रोडक्ट बनाएंगे या हम नई प्रोसेस बनाएंगे, सच एज प्राइसिंग मैकेनिज्म। जैसे पहले हम फिक्स्ड इशू करते थे, फिर हमने बुक बिल्डिंग का कंसेप्ट बना दिया। भाई इस पैराग्राफ को ध्यान से आप देखो। इन फाइनेंस, इनोवेशन इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग एंड इम्प्रोवाइजिंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड कंसेप्ट्स। जब आप एडवांस करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ये या प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, तो दो सिचुएशंस क्रिएट होंगी। या तो आप नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे या नए नए प्रोसेस बनाएंगे। जब नए नए प्रोडक्ट बनाए आपने तो उसके एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं यहाँ पे। नए नए प्रोडक्ट क्या बनाए आपने, डेरिवेटिव्स बनाए, हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बनाए, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज बनाए। और जब आपने प्रोसेसेस, नई नई प्रोसेस बनाई, तो पहले देखो आप प्राइसिंग मैकेनिज्म में चेंज लेके लाते हो। ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। ठीक है, पहले आप इशू शेयर करते थे फिक्स प्राइस से, फिर आपने बुक बिल्डिंग लगाई। पहले आप बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते थे। शुरू की जो स्टॉक एक्सचेंज कैसे होती थी, बॉम्बे में जो पहली स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की खुली, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे खुली।
पहले आप बरगद के पेड़ के नीचे आपने गुरु मूवी देखी होगी, उसमें दिखाई गई है वो, उस तरह में गुरु मूवी में शायद दिखाई गई है स्टॉक, इनिशियली स्टॉक एक्सचेंज कैसे होते थे, कि कैसे फिर एक मंडी बनाई गई, कैसे चिल्लाते थे, जैसे सब्जी बेचने वाले चिल्लाते हैं। अब शेयर्स उनसे भी, सब्जी बेचने वाले तो कुछ भी नहीं चिल्लाते उनके सामने, इस तरह से लोग चिल्लाते थे, शेयर बेचते थे। तो आज हम कहाँ पहुँच गए हैं? आज हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाकर बैठ गए हैं। आज हम ऑनलाइन शेयर बेचते हैं। हम पूरी मार्केट को अपने कंप्यूटर पे रखकर खोल के बैठ जाते हैं कि फ्लक्चुएशन मार्केट में क्या क्या फ्लक्चुएशन चल रही हैं। तो जब भी, तो इस पैराग्राफ को बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब भी हम इम्प्रोवाइज़ की बात करते हैं, जब भी हम तरक्की की बात करते हैं, एडवांसेस की बात करते हैं, तो या तो हम नए नए प्रोडक्ट बना के बैठ जाते हैं या नई नई प्रोसेसेस बना के बैठ जाते हैं। प्रोसेसेस में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? या तो हम प्राइसेस मैकेनिज्म में चेंज लेकर आते हैं, या हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चेंज लेकर आते हैं। एंड मीन्स एंड मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिक्योरिटीज़, ठीक है। प्रोसेसेस में क्या क्या होते हैं? प्रोसेसेस मार्केट में, प्रोसेसेस किसको कहते हैं? प्राइस फिक्स करने को प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, शेयर्स बेचने का एक प्रोसेस होता है, और सिक्योरिटीज डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस होता है। तो जब हम इम्प्रूव करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो हम इन चीज़ों में, इन क्षेत्रों में, इन फील्ड्स में हम आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा, आइए हम इस फर्स्ट पेज पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आगे ध्यान से पढ़ेंगे। By moving funds or enabling investors to pool funds, these tools increase liquidity to facilitate the sale and purchase of goods or the management of risk in markets and enterprises. तो क्या बेनिफिट होते हैं इसके बेटा? तो इनोवेशंस का मकसद क्या होता है? ताकि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पूल करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इन्वेस्ट करवाना, उनकी लिक्विडिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं आई? या उनके रिस्क को, ठीक है, शाबाश, लिक्विडिटी को इंक्रीज करना, सेल परचेज को इंक्रीज करना, रिस्क को मैनेज करना, ठीक है। तो आइए, ये सब बातें, ये सब इनके फायदे हो जाते हैं। इन जनरल इट रेफर टू द क्रिएटिंग एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, यानी हम इसे दूसरे शब्दों में बोलें, इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर टू क्रिएटिंग एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज बाय द इशूअर्स रेजिंग फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर। भाई सिंपल बेसिक बात तो देखो ये है, बेसिक बात इतनी सी है, फाइनेंशियल मार्केट्स का रोल क्या है? जिन लोगों को पैसे की जरूरत है और जिन लोगों के पास पैसे फालतू हैं, उन दोनों को आपस में मिलाना, यही तो फाइनेंशियल मार्केट का काम है। इट रेफर टू क्रिएटिंग एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज बाय द इशूअर फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर। अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज प्रोमिस्ड यील्ड, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी पीरियड, सिक्योरिटी एंड रिस्क। जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉम्बिनेशन है। जैसे कार एक कॉम्बिनेशन होती है, पहियों की, इंजन की, बॉडी की, ऐसे ही एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की? प्रोमिस्ड यील्ड, कितना कितना यील्ड या कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोमिस किया गया है। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप मनी में, किसी भी गुड्स को आप मनी में कितनी देर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे हाई यील्ड, हाई लिक्विडिटी सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी का डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लिक्विडिटी की डिग्री होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हाईली लिक्विड होते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की लिक्विडिटी लो होती है। मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, कितने टाइम में, कितने समय में वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो जाएगा, रिडीम के लायक हो जाएगा, रिडम्पशन के लायक हो जाएगा, क्या सिक्योरिटी है और क्या रिस्क इन्वॉल्व है। इन सब चीज़ों को मिलाकर, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक क्वेश्चन लिखिए इस पैराग्राफ के ऊपर बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द, इधर एक पैराग्राफ लिख लीजिए, इन जनरल इस पैराग्राफ, शेडेड पैराग्राफ के साथ एक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द characteristics of a financial instruments. Keeping this in view, this lesson is designed to enable the students to understand the various instruments available in the capital market, their feature and classification. इन सब को ध्यान में रख के हमने इस चैप्टर को बनाया है और इसमें हमने नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आपको सिखाने हैं कि मार्केट में नए नए इंस्ट्रूमेंट क्यों आते हैं, कौन कौन से हैं और वो क्यों आते हैं। क्योंकि हमने कंटिन्यूअस इनोवेशन करना पड़ता है। इनोवेशन का मतलब क्या है? आप
ठीक है, इम्प्रोवाइज कर रहे हो एग्जिस्टिंग पोजीशन से। और एग्जिस्टिंग पोजीशन से जहाँ तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सवाल है, तो वहाँ इनोवेशन जब आप करेंगे तो किस चीज़ से आप एडवांस करेंगे, किस चीज़ को इम्प्रोवाइज करेंगे। आप या तो नए नए प्रोडक्ट बना के बैठ जाएंगे, या जो प्रोसेसेस होते हैं, प्राइस फिक्स करने की प्रोसेस, सिक्योरिटीज डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रोसेस, या तो आप फिर उसमें चेंज करके बैठ जाओगे। शेयर्स को खरीदने और बेचने के तरीकों को आप चेंज करके बैठ जाओगे। ठीक है। और मार्केट्स का इन जनरल रेफर टू द क्रिएटिंग मार्केट ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, यानी नए नए मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लेकर आना। और इसका मकसद क्या होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाएँ सिक्योरिटीज़ में। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉम्बिनेशन होता है कुछ चीज़ों का। किस चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि कितना प्रॉमिस यील्ड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉमिस है, लिक्विडिटी कितनी है, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, सिक्योरिटी एंड रिस्क कितना है। आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ें, किसी भी तरह का, यहाँ पे मैं आपको 85 तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने के लिए कहूँगा। आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे तो उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ें तो उसमें प्रोमिस्ड यील्ड कितना है, प्रोमिस लिक्विडिटी कितनी है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, सिक्योरिटी क्या है, रिस्क क्या है। और इन सब बातों को ध्यान में रखे हुए इस चैप्टर को डिज़ाइन किया गया है। शाबाश, इस चैप्टर को डिज़ाइन किया गया है। आइए बेटा, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन में पढ़ा। ठीक है। तो लेसन ऑब्जेक्टिव में पढ़ा। अब हम यहाँ पर कुछ फैक्टर्स देख रहे हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द प्रेफरेंस फॉर चूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। जब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को चूज करता है, देखो चॉइस दो तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है। शाबाश, यहाँ पे हम एक पेज लेंगे और उस पेज पर मैं आपको समझाऊंगा बेटा, आप नोट करेंगे ध्यान से। ठीक है। देखो बेटा, फाइनेंशियल मार्केट्स इस गैप को इशूअर, ठीक है, आइए ध्यान से बात को नोट कीजिए बेटा। एक है इशूअर, ठीक है, और है एक इन्वेस्टर। ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलाने का जो काम है वो कौन करती है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में ये दोनों आके आपस में मिलते हैं। ठीक है। तो इस मार्केट में क्या इंस्ट्रूमेंट उतारना है, इस पर भी एक डिसीजन लेना है। एक डिसीजन लेता है इन्वेस्टर। ठीक है। एक डिसीजन लेता है इन्वेस्टर और एक डिसीजन लेता है इशूअर। ठीक है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स के मद्देनज़र एक इशूअर ये फैसला लेता है कि उसे शेयर इशू करने चाहिए कि डिवेंचर इशू करने चाहिए, उसे डिपॉजिट इशू करने चाहिए कि बॉन्ड इशू करने चाहिए, उसे कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है ताकि फाइनेंशियल मार्केट में वो उसे इशू कर सके और अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है तो वो भी अपने रिस्क के प्रोस्पेक्टिव से वो कितना रिस्क ले सकता है मार्केट के अंदर, उसकी रिस्क कैपेसिटी लो है कि हाई है, तो उस प्रोस्पेक्टिव में इन्वेस्टर भी अपना डिसीजन लेता है। तो दोनों टाइप के लोग अपने अपने डिसीजन लेते हैं। जब इन्वेस्टर एक डिसीजन लेता है कि उसे मार्केट में जाके, उसे फाइनेंशियल मार्केट में जाके शेयर्स खरीदने हैं, डिबेंचर खरीदने हैं, बॉन्ड खरीदने हैं, उसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट खरीदना है फाइनेंशियल मार्केट में जाके, तो उसके लिए भी उसे डिसीजन करना पड़ता है। ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इशूअर के डिसीजंस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। हमें उन फैक्टर्स के बारे में सीखना है। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टर के डिसीजन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके मद्देनज़र इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेता है कि उसे फाइनेंशियल मार्केट्स में जाकर कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। बोली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है। आप एक रेस्टोरेंट बनाते हैं, आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। ठीक है। तो आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलना है, नॉन वेजिटेरियन खोलना है, आपको जूस बार खोलना है या आपको वाइन बार खोलना है। ठीक है। आपको ये डिसीजन आपको लेना है। इन्वेस्टर जब पैसे लेके मार्केट में जाता है, खाने पीने के लिए जाता है, तो वो इन्वेस्टर का डिसीजन होगा कि उसे वेजिटेरियन खाना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, उसे जूस पीना चाहिए कि उसे शराब पीनी चाहिए। तो ये इन्वेस्टर का डिसीजन है। तो इस पर हम किसी को बाधित नहीं कर सकते, किसी के ऊपर ये चीज़ थोपी नहीं जा सकती। ठीक है। इशूअर भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना डिसीजन लेता है,
इशूअर भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना डिसीजन लेगा और इन्वेस्टर भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना डिसीजन लेगा। हम किसी को यहाँ बाधित नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते, किसी को टोक नहीं सकते। इन्वेस्टर को ये नहीं कह सकते देख इन्वेस्टर तेरे को तो शेयर खरीदने चाहिए, डेप्ट नहीं खरीदना चाहिए। हम किसी को ये नहीं कह सकते देख इशूअर तेरे को तो डेप्ट इशू करने चाहिए, तेरे को शेयर इशू नहीं करने चाहिए। तो ये मार्केट ड्रिवन सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, जहां हर आदमी अपनी लोड के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, पंजाबी में कहते हैं लोड अनुसार, हाँ लोड मतलब क्या, ज़रूरत, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने फैसले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोई आपके ऊपर अपने फैसलों को, आपके फैसलों को, ठीक है, प्रभावित नहीं करता, इन्फ्लुएंस नहीं करता। आपकी जैसी ज़रूरत होती है आप उस तरह का फैसला लेते हैं। आइए उन सब फैक्टर्स को हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो इशूअर के डिसीजन को डिटरमाइन करते हैं और वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टर के डिसीजन को डिटरमाइन करते हैं। ये फैक्टर्स आपके बुक में यहाँ दिए हैं बेटा। फॉर इशूअर्स, जब इशू डिसीजन लेता है कि उसे किस तरह की सिक्योरिटी इशू करनी है, तो इन फैक्टर्स को फॉलो किया जाता है। इन ये फैक्टर्स हैं जो उसके डिसीजन को प्रभावित करते हैं। और जब इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेता है तो ये वाले फैक्टर्स, राइट हैंड साइड में इन्वेस्टर्स के फैक्टर्स दिए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपकी बुक में इशूअर्स के जो डिसीजन को इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स दिए हैं। तो इशूअर को कौन सा डिसीजन, कौन सा फैक्टर है जो उसके डिसीजन को इफेक्ट करेगा? सबसे पहले कॉस्ट। कोई भी इशू लेकर आने के लिए उसे कितनी कॉस्ट सहनी पड़ेगी, इस बात पे इशूअर फैसला लेगा कि उसे किस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा बेटा। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है बेटा, टैक्स इम्पोज करने के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, वो सब बातें उसको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सर्विसिंग उसे उस डेब्ट को कितना सर्व करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो शेयर इशू करता है तो उसे ब्याज नहीं देनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर्स पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिबेंचर इशू करेगा या डिपॉजिट इशू करेगा तो उसे ब्याज देनी पड़ेगी। यानी जो कैपिटल वो लेकर आ रहा है उसे उसकी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो सर्विसिंग अगर सस्ती है तो वो प्रोडक्ट आप खरीदोगे। आप कौन सी कार खरीदते हो? जिसकी सर्विस सस्ती होती है वो कार खरीदते हो, जिसकी सर्विस महंगी होती है आप वो कार नहीं खरीदते। तो डेब्ट के केस में भी यही कंसेप्ट है। इशूअर वो इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, या इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल मार्केट्स के केस में भी बेटा वही रूल अप्लाई होता है। इशूअर यहाँ वो इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा जिसकी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और इक्विटी ओरिएंटेड है तो उसकी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी। डेब्ट इक्विटी रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि जो आउटसाइडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जब करेंगे जब आपके डेब्ट इक्विटी रेशियो फेवरेबल होगी। आइडियल जो डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो नॉर्मल डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1। यानी अगर आपके पास 1 रुपया आपने लगा रखा है तो 2 रुपये का कर्ज आपको मिल सकता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है कि अगर 1 रुपया आपने लगा रखा है बिजनेस में तो 2 रुपये का लोन आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सेडिंग द कंट्रोल इन केस ऑफ इक्विटी। ठीक है बेटा, अगर आप इक्विटी इशू करेंगे तो आपका कंट्रोल लूज होगा, ये फैसला आपको लेना है। मान लीजिए आपके पास आपने 100 शेयर इशू कर रखे हैं और आज आप इस कंपनी को कंट्रोल करने की कैपेसिटी में हैं। अगर आप 200 शेयर और इशू कर रहे हैं तो 300 शेयर इशू होने के बाद क्या आपके पास कंट्रोल रहेगा कंपनी का या नहीं रहेगा? इस दौर आप कंपनी में अपना स्टेक बीइंग इशूअर, ध्यान से सुनो, बीइंग इशूअर आप कंपनी में अपना स्टेक किस पॉइंट तक लूज करना चाहते हो, ये फैक्टर डिटरमाइन करता है इशूअर के लिए, इशूअर के डिसीजन को इफेक्ट करता है कि उसे इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट इशू करना है या उसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करना है। कंपनी लॉ और सेबी रेगुलेशंस एटसेट्रा। आपकी कई बारी आपकी सोच काम नहीं करती ना, कंपनी लॉ आपको करने देगा या सेबी आपको इशू करने देगा। सेबी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, हर ऐरा गैरा नथु खैरा सेबी जाके शेयर इशू नहीं कर सकता। तो उसकी कुछ स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कुछ जनरल कंडीशंस हैं और कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। आप वो सब पूरी करोगे। जनरल कंडीशंस दी गई हैं सेबी ICDR के रेगुलेशन 4 में और एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हैं रेगुलेशन 26 में। तो वो उन कंडीशंस को पूरा करोगे तो इशू करने देंगे ना आपको। आपकी सोच से क्या होता है ना, आपकी सोच से तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन आपको अथॉरिटी करने देगी कि नहीं करने देगी उस चीज़ पे बात डिपेंड करती है।
जब इन्वेस्टर मार्केट में जाता है तो मैंने सिखाया ना बेटा आपको कि इशूअर के डिसीजंस को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमने यहाँ पर देखे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हैं इस टेबल के। और इन्वेस्टर के डिसीजन में क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, आइए वो देखते हैं। रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज मैं 100 रुपये लगाऊं तो मुझे 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। आज 5 साल हो गए हैं मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, 5 साल में और रखूंगा तो मैं फिर 10 साल में कितना मुझे बेनिफिट मिलेगा। टैक्स ऑन रिटर्न रिसीव्ड, ठीक है, जो मैं रिटर्न मुझे मिलेगा क्या वो टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। यील्ड, यील्ड कितना मुझे मिलने की संभावना है। यील्ड में और रिटर्न में क्या फ़र्क है। रिटर्न, रिटर्न तो टोटल टेन्योर की कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, रिटर्न कैलकुलेट होती है टोटल, टोटल टेन्योर की, ठीक है। यानी मान लीजिए आज मुझे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करे हुए 5 साल हो चुके हैं, तो आज तक मुझे कितनी रिटर्न मिला है। यील्ड, हम यील्ड और रिटर्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, यील्ड प्रोस्पेक्टिव होता है और रिटर्न रिट्रोस्पेक्टिव भी होता है। रिटर्न जब हम बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव दोनों की बात करते हैं, और जब यील्ड की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं। ये फ़र्क होता है रिटर्न में और यील्ड में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, कि जितना मैंने रिस्क लिया क्या मुझे उतना रिवॉर्ड मिला। ऐसे कहा जाता है मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, एक कहावत है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। रिस्क ऑलवेज, है ना, ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है, हायर रिस्क गिव्स ऑलवेज मोर प्रॉफिट, ये कहावत है। तो क्या मुझे मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग मुझे रिवॉर्ड मिला कि नहीं, क्या रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड कितना मिलेगा। ये चीज़ फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं इन्वेस्टर के डिसीजन को। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि कितना रिस्क लूँ तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा। गेनिंग द कंट्रोल इन केस ऑफ इक्विटी, ठीक है, जो कुछ इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव कंपनी का कंट्रोल गेन करने में होता है, तो इसलिए भी इन्वेस्टर वो, है ना, आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आप डेब्ट भी खरीद सकते हो, एक शेयर भी खरीद सकते हो। आपके पास दोनों दोनों इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, डिबेंचर्स भी अवेलेबल हैं, शेयर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी का कंट्रोल चाहिए तो आप डिबेंचर थोड़ी खरीदेंगे, चाहे डिबेंचर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, चाहे ज़्यादा यील्ड दे रहे हो, चाहे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप क्या खरीदेंगे, इक्विटी खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे इक्विटी, क्योंकि आपको आपको रिटर्न से मतलब थोड़ी था, आपने तो कंट्रोल लेना था। एंड मार्केटेबल एंड लिक्विडिटी, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी क्या है, क्या उसकी मार्केट अवेलेबल है। आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हो, बीइंग इन्वेस्टर्स, बीइंग परचेजर, बीइंग कंज्यूमर्स, बीइंग कस्टमर्स, आप कौन सी चीज़ खरीदते हो। आपको कार खरीदनी है तो आप क्या बोलते हो कि इस कार की रीसेल मार्केट है या नहीं है। यानी आज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी महंगा एसेट खरीद रहे हो, तो उसकी मार्केटेबल देखेंगे ना आपकी, वो मार्केटेबल है कि नहीं है, उसकी लिक्विडिटी है कि नहीं है, आप उसे मनी में कन्वर्ट जब जरूरत पड़ेगी तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, शाबाश, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप जो डिटरमाइन करती हैं इन्वेस्टर के डिसीजन को और इशूअर के डिसीजन को, ठीक है। तो आप इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। इस इंट्रोडक्शन में कोई भी अगर डाउट है, आपको किसी भी लाइन में डाउट है, तो जहाँ डाउट है आप उसका पिक खींचो और मुझे भेजो। ये रूल है, ये जब हम स्टडी मैट से पढ़ रहे हैं और आपको कुछ पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आया, तो आपको जहाँ समझ में नहीं आया बेटा, वहाँ से आप उसका फ़ोटो खींचो और मुझे व्हाट्सएप में भेजो और मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। आइए बेटा, अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स आपके 3 तरह के होते हैं, या तो प्योर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्योर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। आइए आइए हम इन तीनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को सीखते हैं, ठीक है। वैसे तो इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। आइए हम इस चीज़ को कुछ इस तरह से सीखेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट। इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट को हम, ठीक है, 3 पार्ट पे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए बेटा, एक होते हैं प्योर इंस्ट्रूमेंट्स, प्योर प्योर इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स।
आपने सैकड़ों तरह के इंस्ट्रूमेंट करने हैं, तो उन उन सभी इंस्ट्रूमेंट को मैं इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है? हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? थर्ड वन इज डेरिवेटिव्स। थर्ड वन इज डेरिवेटिव्स। आइए पहले इस कंसेप्ट को हम ध्यान से सीखते हैं। ठीक है भाई, इशूअर को, एक कंपनी है, यानी कंपनी एक इशूअर है। कंपनी को धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है, एसेट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, कंपनी को बैलेंस शीट हम बनाते हैं, कंपनी की ये एसेट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, ये एसेट्स चाहिए होते हैं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करें, ये एसेट्स कहाँ से आती हैं? देखो, ये एसेट्स आती हैं या तो कैपिटल से, ठीक है, या तो आती हैं ये डेब्ट से। ठीक है भाई, इन एसेट्स पर क्लेम किसका है? मान लो 100 रुपए की हमारी एसेट्स हैं, 50 रुपए की कैपिटल है और 50 रुपए का लोन है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट कैपिटल ओरिएंटेड है या डेब्ट ओरिएंटेड है, या तो इंस्ट्रूमेंट कैपिटल ओरिएंटेड है या तो वो डेब्ट ओरिएंटेड है, तो उसे बोलेंगे एक प्योर इंस्ट्रूमेंट। जैसे इक्विटी शेयर्स प्योर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो पहले मैं समझा रहा हूँ इनका मतलब समझा रहा हूँ बेटा। प्योर इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट और डेरिवेटिव का मतलब बता रहा हूँ कि क्या इनका मतलब होता है। आप में से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं इनका कंसेप्ट पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्योर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो प्योर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या तो कैपिटल ओरिएंटेड है, या तो कैपिटल ओरिएंटेड है बेटा, जो प्योर इंस्ट्रूमेंट होगा, या तो कैपिटल ओरिएंटेड होगा या डेब्ट ओरिएंटेड होगा। जैसे डिवेंचर एक प्योर इंस्ट्रूमेंट है, डिपॉजिट एक प्योर इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड एक प्योर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो प्योर इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो कैपिटल ओरिएंटेड है या डेब्ट ओरिएंटेड है। एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड, ठीक है, आजकल देखो हमारे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली हरियाणा और ये पंजाब के एरिया में, एक फ्रूट आता है किन्नू। आपने खाया होगा, बड़ा सस्ता सा फ्रूट होता है किन्नू, और टेस्ट भी अच्छा होता है इसका। किन्नू कैसे बनाया जाता है? किन्नू इज नॉट अ नेचुरल फ्रूट। आपको पता है इस बात का? अच्छा, पहली बार सुना आपने ये बात? किन्नू एक नेचुरल फ्रूट नहीं है, यानी कुदरती चीज नहीं है। किन्नू का आविष्कार तो वैज्ञानिकों ने किया था। कैसे किन्नू का आविष्कार किया? उन्होंने संतरे और मौसमी को आपस में मिला दिया, यानी संतरा और मौसमी को आपस में मेट कराकर, उनको मिलाकर, उनके गुणों को मिलाकर, ठीक है, तो है ना, संतरे और मौसमी की शादी कराकर जो किन्नू को इन्होंने पैदा किया। ठीक है, किन्नू एक हाइब्रिड है। ठीक है, जैसे गधे और घोड़े, गधा एक जानवर है गधा, और एक जानवर है घोड़ा। ठीक है, उन दोनों के जो ब्रांड, उनके गधे और घोड़े की शादी करा के जो जानवर बनाते हैं, उसे बोलते हैं खच्चर। तो खच्चर इज हाइब्रिड प्राणी। ठीक है, वो दैट इज नॉट अ नेचुरल। तो हाइब्रिड मतलब क्या? जब दो नस्लों को आपस में मिलाकर आप एक नई चीज बनाते हैं तो उसे कहते हैं हाइब्रिड। आजकल कारें भी देखो हाइब्रिड आती हैं। हाइब्रिड कारें क्या होती हैं कि एक कार है, एक प्योर कार है, या तो पेट्रोल पे चलती है या डीजल पे चलती है। जो कार सिर्फ पेट्रोल पे चलती है वो प्योर कार है। ठीक है, जो कार सिर्फ डीजल पे चलती है वो भी प्योर कार है। जो कार सिर्फ बैटरी पे चलती है वो भी प्योर कार है। हमने एक ऐसी कार बनाई जो पेट्रोल और बैटरी पे चलती है, यानी वो कार आप रात को चार्ज कर दो उसकी बैटरी, ठीक है, 80-90 किलोमीटर तक वो जाएगी कार, और साथ में जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी और आपको और भी यात्रा करनी है, फिर आपका पेट्रोल स्टार्ट हो जाएगा। जब पेट्रोल स्टार्ट होगा तो वो दो काम करेगा, एक आपकी कार को चलाएगा और दूसरी आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। कार की बैटरी को चार्ज करेगा। जब कार की बैटरी चार्ज हो जाएगी तो कार फिर से बैटरी पे आ जाएगी। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, जिससे आप 1 लीटर से बहुत सारा माइलेज निकाल सकते हैं। तो जो कार पेट्रोल और बैटरी पे चल रही है उसे कहेंगे हाइब्रिड, और जो कार ठीक है सिर्फ पेट्रोल पे चल रही है उसे हम प्योर कार कहेंगे। तो इस तरह से जो इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट है उसे प्योर इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, और जो इक्विटी और डेब्ट को मिलाकर आपस में बना है उसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या है? कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या है कि शुरू में हम डिवेंचर इशू करेंगे
और बाद में वो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इशूअर को फैसला लेना है कि उसे कैपिटल, उसे प्योर इंस्ट्रूमेंट इशू करना है, प्योर में भी उसे कैपिटल इशू करना है कि डेप्ट इशू करना है, या उसे कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है। नया नया इशूअर है या पुराना इशूअर भी है, लेकिन प्रोजेक्ट टाइम लंबा चलेगा। अभी फैक्ट्री को लगाने में, प्लांट को लगाने में अभी समय लगेगा, तो शुरू में 5 साल लगेंगे। तो शुरू में 5 साल तक हम आपको डिबेंचर, आपके इन्वेस्टमेंट को डिबेंचर मानेंगे शुरू के 5 साल तक, और 5 साल के बाद आपके डिबेंचर्स को हम शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो हमने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट पहले सीखने हैं बेटा। पहले हमने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं, प्योर इंस्ट्रूमेंट्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स और डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। डेरिवेटिव क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। आइए मैं डेरिवेटिव का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं आपको ध्यान से। ठीक है, डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आइए मैं आपको डेरिवेटिव वर्ड कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ए कौन है? एक मंडी में आड़ती है जो आलू, हाँ, जो आलू बेचता है, पोटैटो बेचता है। एक मंडी में आड़ती है जो आलू बेचता है। और बी के 4 होटल हैं जिन पे वो लोगों को आलू के परांठे बना बना के बेचता है। तो 4 होटल हैं, 4 ढाबे हैं। ठीक है, बी के 4 ढाबे हैं, और ए के 4, ए आलू बेचने वाला आड़ती है। ठीक है, तो बी को अपने इन 4 होटल के लिए बी ने क्या करा? बी ने एक सीए को अपना फाइनेंस मैनेजर बनाया। अब सीए तो सीए की तरह काम करेगा ना। उसने क्या करा? कॉस्टिंग करने के लिए उसने कहा अपने मालिक को, बी को कहा, सीए ने बी को कहा, भाई मुझे एक पराठे की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, और फिर उस पर हम कितना प्रॉफिट रखें ताकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, प्लानिंग कर सकें प्रॉपर तरीके से। तो आप मुझे आलू का एक रेट बताइए। सीए कहता है बी को कि मुझे आप आलू का एक रेट बताइए। कभी तो आप आलू 10 रुपये के जी कभी आलू 10 रुपये के जी आ रहा है, कभी आलू 12 रुपये के जी आ रहा है, और कभी आलू दिवाली के आसपास जब नवरात्रे आते हैं तो आलू 30 रुपये पर के जी, 40 रुपये पर के जी तक हो जाता है ना। तो लास्ट ईयर दिवाली के आसपास तो ये 40-50 रुपये पर के जी हो गया। ठीक है, 40-50 रुपये पर के जी। अब आलू का परांठा हम कितने का रखें? ठीक है, एक आलू के परांठे की कीमत हमने रखी मान लो 60 रुपये, कि हम एक आलू का परांठा 60 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, अब ये 60 रुपये का परांठा हम रोज रोज अपने होटल के रेट तो चेंज नहीं करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 रुपये का आलू होगा तो परांठे की कीमत 40 रुपये हो जाएगी, और जब 30 रुपये हो जाएगी तो परांठे की कीमत 100 रुपये हो जाएगी। ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना। ऐसा हम करेंगे तो हमारे कस्टमर खराब होंगे। बोलते हैं भाई इनके पराठे कभी तो 60 रुपये का एक पराठा मिलता है, कभी 100 रुपये का एक पराठा मिलता है। हम कहते हैं भाई आलू के पराठे बनते हैं। अब गोभी देख तो गोभी के पराठे, अभी सर्दियों में गोभी कितने की मिलती है ना? 10 रुपये की 3 किलो गोभी मिल जाती है। और जब गर्मियाँ आएंगी तो यही गोभी 60 रुपये पर के जी, 100 रुपये पर के जी मिलेगी। तो जब गोभी 100 रुपये पर के जी मिल रही है, और जब वही गोभी 10 रुपये की 3 किलो मिल रही है, तो पराठे की कॉस्टिंग में फ़र्क आएगा। तो बी का सीए कहता है उसे, भाई मालिक मुझे आप एक रेट बताओ ताकि मैं अपनी कॉस्टिंग कर सकूं, ताकि मैं अपनी कॉस्टिंग निकाल कर आपको ये बता सकूं कि कितने परांठे बेचने पर कितना प्रॉफिट आपको मिलता है। कॉस्टिंग करते हो ना, कॉस्ट शीट बनाते हो ना आप, कॉस्टिंग भी सीखते हो आप, हाँ। तो बी कहता है ठीक है भाई, इस समस्या का समाधान मैं करता हूँ। बी जाता है ए के पास। बी किसके पास जाता है? बी जाता है ए के पास। बी कहता है ए भाई, ए मेरी बात सुन, मैं तेरे से आलू खरीदता हूँ अपने होटल के लिए। ये कहता है अच्छी बात है, ठीक बात है भाई, तू खरीदता है, अच्छी बात है, हम दोनों बिजनेस करते हैं। तू पराठे बेचता है, मैं आलू बेचता हूँ। ठीक है, बी कहता है भाई एक काम कर, तू मुझे फिक्स रेट कर ले, तू मुझे क्या कर ले, हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखें। ए और बी आपस में क्या फैसला करते हैं? बी ए को एक ऑफर दे रहा है कि चलो हम एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या लिखेंगे, इस पे तू भी साइन कर दियो और इस पे मैं भी साइन कर दूंगा, और इस पे हम एक एग्रीमेंट लिखेंगे। हम यहाँ क्या लिखेंगे इस एग्रीमेंट में, कि तू पूरा साल मुझे एक रेट पर, इस एग्रीमेंट में कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए और बी क्या लिखेंगे इस पे, कि ए बी को एक ही रेट पर आलू देगा। तो इनका फैसला होता है, ठीक है भाई,
ए बी को कहता है भाई मैंने तेरे को रेट दिया, चल ठीक है जैसे तू कहता है मैं तेरी बात मानता हूँ, और मैंने तेरे को रेट क्या दिया, मैंने तेरे को रेट दिया 20 रुपये पर केजी। ठीक है, तो 20 रुपये पर केजी मैंने तेरे को रेट दिया, यानी आलू की कीमत चाहे 10 रुपये हो चाहे 30 रुपये हो, मैं तेरे को 20 रुपये पर केजी थ्रू आउट द ईयर आलू सप्लाई करूंगा। बी कहता है डन। और बी सीए को कहता है चल भाई सीए अब तू अपनी कॉस्टिंग कर ले, अब तेरे को सारा साल 20 रुपये के हिसाब से आलू मिलेंगे। और सीए फिर क्या करेगा, अपना काम करेगा। हमने यहाँ क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अब ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ए और बी के बीच में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो अंडरलाइंग जो अंडरलाइंग जो अंडरलाइंग कमोडिटी है, जो अंडरलाइंग कमोडिटी है वो क्या है, आलू। वो क्या है, आलू। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव, जो अपनी वैल्यू कहां से रियलाइज करेगा, अंडरलाइंग कमोडिटी से रियलाइज करेगा। ठीक है, तो ये एक, सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे बना। आइए अब हम इसको समझाएंगे कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे है। बोलिए यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है। ठीक है, आपने कहा कि सर ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे है। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, कुछ ऐसी विडंबना आई, कुछ ऐसी चीजें आई कि आलू का रेट, ठीक है, 80 रुपये पहुंच गया। आलू का रेट क्या हो गया, 80 रुपये पहुंच गया। कुछ ऐसे वर्ल्ड वॉर टाइप हो गया, भूखमरी हो गई, कुछ सूखा पड़ गया, आलू का रेट 80 रुपये पहुंच गया। लेकिन ए ने तो प्रॉमिस किया था ना बी को कि वो उसे थ्रू आउट द ईयर 20 रुपये पर केजी जितना भी आलू मांगेगा, वो बी ए से जितना भी आलू मांगेगा वो बी ए को 20 रुपये पर केजी के हिसाब से आलू सप्लाई करेगा। अब आलू का रेट बढ़कर हो गया कितना, 80 रुपये। तो आज आलू का रेट 80 रुपये है, यानी आज 1 किलो आलू पर बी को 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का अब एक वैल्यूअर बुलाएंगे। वैल्यूअर ये बताएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी कीमत है, इस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी वर्थ है, कि मुझे 1 किलो, ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मैं 1 किलो आलू पर 60 रुपये का प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो वैल्यूअर वैल्यूएशन करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बताएगा। ठीक है, मान लीजिए वैल्यूअर ने इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बताई 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। तो बी इस मार्केट को, इस इंस्ट्रूमेंट को सी को बेच देगा। तो बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट अपना किसको दे दिया, ये राइट, आलू खरीदने का राइट किसको दे दिया, सी को। ठीक है, तो सी ने अब क्या खरीदा बी से। ठीक है, इसलिए इसे बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई। सी ने बी से एक्चुअली क्या खरीदा है, कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट से अगर सी बी से वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगा तो सी को ए से आलू खरीदने का हक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बोल रहे हैं क्या, डेरिवेटिव। इस चीज को क्या बोल रहे हैं बेटा, डेरिवेटिव। आइए इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, आइए बताऊंगा डेरिवेटिव क्या होते हैं। यहाँ पर प्योर इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसे पढ़ लेना। आइए मैं अब आपको डेरिवेटिव का मतलब बताऊंगा। डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। डेरिवेटिव क्या होते हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, विच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर अदर एसेट्स। ठीक है, जिनकी खुद की वैल्यू नहीं होती। आप इस एग्रीमेंट को देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई जीरो वैल्यू है, ये कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो एग्रीमेंट है उसकी वैल्यू है, इसके अंदर जो टर्म्स कंडीशंस हैं, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी वैल्यू है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की एज सच एक कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े को, डीड को, इसको कुछ आप बोलेंगे नहीं, लेकिन उसके अंदर जो एग्रीमेंट करके राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट की है उसकी वैल्यू होती है। डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर अदर एसेट्स। ठीक है, जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, जो अपनी वैल्यू कहां से रियलाइज करते हैं, दूसरी एसेट से रियलाइज करते हैं। और जहां से वैल्यू रियलाइज करते हैं उनको बोलते हैं नोन एज अंडरलाइंग एसेट्स, नोन एज अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, और हमारे केस में अंडरलाइंग एसेट क्या है, आलू। हमारे केस में अंडरलाइंग एसेट क्या है, आलू। ये प्रॉपर्टी भी हो सकती थी, ये गोल्ड भी हो सकता था, ये करेंसी भी हो सकती थी,
ये अलग अलग चीज़ें हो सकती थी। तो कमोडिटी डेरिवेटिव भी होते हैं, फाइनेंस डेरिवेटिव भी होते हैं, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव भी होते हैं, बहुत तरह के डेरिवेटिव होते हैं। इन्हें हम स्टॉक एक्सचेंज जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इनको मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। अब अंडरलाइंग एसेट क्या है? अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे 20 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर आलू का रेट 20 रुपए से कम जाएगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है यहाँ पर? शाबाश, आइए इस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, और भी इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमारा हुआ ये क्या है? 20 रुपए। अगर रेट एक्चुअल रेट जो एक्चुअल रेट अगर, ठीक है बेटा, एक्चुअल रेट जो है आलू का अगर वो 20 रुपए से कम जाएगा, तो यहाँ पर इस सिचुएशन से कौन पैसा कमाएगा? ए। ये सिचुएशन ए के लिए प्रॉफिट होगी, ठीक है, तो ए के लिए प्रॉफिट होगी। अगर 20 रुपए और एक्चुअल रेट अगर 20 रुपए से ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? बी को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट होगा या लॉस, ये डिपेंड करता है, ठीक है, एज प्रॉफिट और बीस प्रॉफिट, ठीक है। एज प्रॉफिट की बात करें या बीस प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, ये दोनों ही किस चीज पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ आलू। बोलो बात समझ में आए कि नहीं? डिपेंड्स अपॉन रेट्स ऑफ आलू। तो जैसे ही अंडरलाइंग एसेट परफॉर्म करेगा, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ आलू। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और ये एक्चुअल रेट। अगर एक्चुअल रेट ज्यादा होगा तो बी प्रॉफिट कमाएगा, एक्चुअल रेट कम होगा तो ए प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। इस तरह से ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट काम करता है। आइए हम इसको आगे ध्यान से पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर अदर एसेट्स known as underlying assets. Derivative itself is merely a contract between two or more parties. डेरिवेटिव अगर अपने आप में इंडिविजुअली देखें, इसको इसकी कैपेसिटी में देखें, इसको ट्रू सेंस में देखें, तो डेरिवेटिव कोई खास चीज नहीं होती है। डेरिवेटिव तो एक कॉन्ट्रैक्ट, मेयर कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है बेटा, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा ही तो होता है। इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय फ्लक्चुएशन इन द अंडरलाइंग एसेट्स। बोलो बेटा बात समझ में आई? खतरनाक तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है? ये कॉन्ट्रैक्ट की, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है? ये तो डिपेंड करता है रेट ऑफ वैल्यू। अगर इसमें फ्लक्चुएशंस होंगी, ठीक है, जो कि होंगी ही होंगी, क्योंकि मार्केट में प्राइस का फ्लक्चुएशंस तो होता ही होता है। अब इस फ्लक्चुएशंस में ये फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ होती है कि नीचे की तरफ होती है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स करेगा। जब हम वैल्यूअर को बुलाएंगे तो वैल्यूअर जब इसकी वैल्यूएशन करेगा, जब वैल्यूअर आकर इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन करेगा, ठीक है, जब वैल्यूअर आकर इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन करेगा, तो वो क्या देखेगा? रेट्स ऑफ आलू की मार्केट में फसल कैसी हुई है आलू की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। अगर रशिया से गवर्नमेंट ने आलू इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, रशिया और इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें रशियन आलू इंडिया में बिकेगा या पाकिस्तान से आलू आएगा, ठीक है, 1000 टन आलू पाकिस्तान से इंडिया में आएगा, तो उससे आलू की कीमत डोमेस्टिक मार्केट में कम होने वाली है। जब सप्लाई बढ़ेगी, फसल खराब हो गई है, बारिश आ गई है, बर्फ पड़ गई है पहाड़ों पर, आलू की फसल खराब हो गई है, ठीक है, तो सप्लाई में कमी हो जाएगी, तो रेट ऊपर जाएगा। तो वैल्यूअर डिफरेंट फैक्टर्स को, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन करेगा, ठीक है बेटा। आइए एक बार दोबारा से पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। डेरिवेटिव क्या है बेटा? डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर अदर एसेट्स, और उसको क्या बोलेंगे? नोन एज अंडरलाइंग एसेट्स। डेरिवेटिव itself is merely a contract between two or more parties. Its value is determined by fluctuation in the underlying assets. Fluctuation मतलब प्राइस ऊपर नीचे होता है, उसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं। The most common underlying assets includes, जो इंडिया में डेरिवेटिव बिकते हैं उसमें जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, या तो वो स्टॉक्स होते हैं यानी शेयर्स होते हैं, या वो बॉन्ड्स होते हैं, या वो कमोडिटीज डेरिवेटिव होते हैं, या करेंसी डेरिवेटिव होते हैं, या इंटरेस्ट रेट होते हैं, या मार्केट इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, इंडेक्स रेट, जैसे निफ्टी के ऊपर हमने डेरिवेटिव बनाया, सेंसेक्स के ऊपर हमने डेरिवेटिव बनाया,
इन सभी डेरिवेटिव्स को हम जब डेरिवेटिव वाला चैप्टर करेंगे, स्पेसिफिक चैप्टर करेंगे, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। अभी तो डेरिवेटिव का सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे हैं। अभी हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स सीखने हैं कई सारे। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आर फ्यूचर्स, ठीक है। फ्यूचर्स होते हैं, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक ऑप्शंस होता है, एक स्वैप्स होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली ट्रेडेड, जो मोस्ट कॉमनली, अब इसमें आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, लास्ट लाइनों में दो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। आप इस लास्ट चीज़ों में दो लाइनें पढ़ गए, ठीक है। दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे, ये दो लाइनें दो कंसेप्ट सिखा गई। जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स में, ठीक है, दो बातें आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, या टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, या टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो दोनों एग्जाम में दोनों क्वेश्चन जब आए तो ध्यान रखना कि वो टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट पूछ रहा है या टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव पूछ रहा है। जब वो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव पूछेगा तो क्या है इसके लिए, ऑप्शंस, ऑप्शंस पूछ रहा है, यानी फ्यूचर्स पूछ रहा है, फॉरवर्ड पूछ रहा है, या वो स्वैप पूछ रहा है। ये इंडिया में जो कॉमन डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो सकते हैं, यानी जिनके ऊपर डेरिवेटिव लिखा जाता है, या तो प्राइस इंडेक्स, या तो क्या होगा, प्राइस इंडेक्स, या कमोडिटीज होंगी, जैसे आलू मैंने यूज किया, दालें, चना, उड़द, कमोडिटीज होंगी, ठीक है। या फिर क्रूड ऑयल जैसे कमोडिटीज होंगी, या फिर प्रीशियस मेटल होंगे जैसे गोल्ड, ठीक है, वो भी कमोडिटीज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, ठीक है। स्टॉक डेरिवेटिव होते हैं, बॉन्ड डेरिवेटिव होते हैं, स्टॉक या बॉन्ड डेरिवेटिव। तो these are the commonly used underlying assets to write to write a derivative contract. These are the commonly used assets to write a derivative contract, and these are different types of derivative contract. समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं समझ में आया तो हम, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब समझ गए, ठीक है। वैसे तो समझ में आनी चाहिए ये दोनों बातें, कि जिस चीज के ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, जैसे आलू के ऊपर लिखा तो उसको आलू डेरिवेटिव कहेंगे, गोल्ड लिखा तो गोल्ड डेरिवेटिव कहेंगे, सेंसेक्स के ऊपर आपने डेरिवेटिव लिखा तो उसे सेंसेक्स डेरिवेटिव कहेंगे, इंटरेस्ट रेट पे डेरिवेटिव लिखा तो उसे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कहेंगे, ठीक है। और टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव यानी अलग अलग इसमें करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, डेरिवेटिव का मतलब। आइए, डेरिवेटिव प्योर इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे। ये सारा कंसेप्ट आप पढ़ेंगे और मुझे फीडबैक देंगे कि क्या आपको समझ में आया, कि क्या समझ में नहीं आया। तो डेरिवेटिव are contracts which derive their value from the value of one or more other assets known as underlying assets. Derivative itself is merely contract between two or more parties. Its value is determined by fluctuation in the underlying asset. The most commonly underlying asset includes stocks, bonds, commodities, currencies, interest rates, and market indexes. Some of the most commonly traded derivatives are future, forward, option, and swaps. That's it for this session. आज के इस सेशन के लिए इतना ही है। आगे के सेशन में इस चैप्टर को फर्दर हम लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।